आज सारी रात जो हालात वाक़यात हुए, पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह जवाब दिया गया भारत को उन्हीं की ज़ुबान में, दो ठोक अल्फाज में, और ईंट का जवाब पत्थर दिया गया है, आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी मोहतरम भाई साहब को भी और आपके नाज़रीन को भी और अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का भाई साहब। वालेकुम सलाम। सब सिचुएशन जो आज रात को क्रिएट हुई, पाकिस्तान की जानिब से तो वाज़ेह किया गया था कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन आपने अगर पहल की तो उसका जवाब दिया जाएगा। फिर हमने देखा कि भारत को हज़ीमत का सामना करना पड़ा। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? देखिए, मैं तकरीबन 10 दिन से रोजाना चैनल्स पर मौजूद हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स पर यही टॉपिक डिस्कस हो रहा है, और यकीन करें मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में ये कहता रहता था अपने बॉर्डर पार के मुखालिफिन को कि ये पाक फ़िज़ाइया ख़ास तौर पे मैं, क्योंकि उससे मेरा ताल्लुक रहा, उसकी रेडीनेस और तैयारी को भी मैं जानता हूँ, और मैं को श्योर करा रहा था कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी भी उसी तरह तैयार है। लेकिन ये मैं क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट्रीज के सिलसिले में, गाइस साहब जानते हैं, मैं जाता रहता हूँ बेसिस पर, और मुझे स्पेशल परमिशन मिली कुछ अर्सा पहले इन्हीं J-10C और J-17 थंडर ब्लॉक 3 के जहाज़ों के पायलट से मिलने के लिए मैं बेस पर गया। ना सिर्फ बेस पर गया, मैंने अपने यूट्यूब पर उनके लिए इंटरव्यू भी फर्स्ट टाइम उनकी इजाज़त मिली मुझे। तो मैं उस वक्त भी इतना खुश हुआ, उस वक्त कोई एस्केलेशन नहीं। मैंने वैसे उनसे फर्जी पूछा कि अगर जंग हुई तो क्या करोगे या किस तरह कर। मैं इतना खुश हुआ और मेरा खून बढ़ा इस उम्र में कि पाक फ़िज़ाइया के पायलट इतने एनर्जेटिक थे। आज मैं 10 दिन से घर बैठा चैनल्स ही मैनेज कर रहा हूँ अपने शौक में, तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ, और मैं उनको विजुलाइज करता हूँ कि वो जिस कॉन्फिडेंस से कहते थे कि हम सामना करेंगे, हमको उनको मायूस नहीं करेंगे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हुई है और मुझे फख्र से कहना पड़ रहा है कि मेरी वो तवक्कुआत से भी बढ़कर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, कौम का सर बुलंद किया है, और दुश्मन को एक पैगाम दिया है जो मैं 10 दिन से याद करवा रहा था बॉर्डर पार के दोस्तों को कि मुझे पता है 1.4 बिलियन जो लोग वहां रहते हैं वो सारे जंग नहीं चाहते, और जो अमन चाहते हैं, मैं उन्हीं से कह रहा था कि आप जानते नहीं हैं हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था। मैं पूरा दिन इनके साथ गुजार के आया था, मैं उनके जज्बात से आगाह था, मैं उनकी क्वालिटी और ट्रेनिंग से आगाह था। और साहब आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जरा एक बड़ी दिलचस्प बात मेरे जहन में आई है, वो बता दूं। राह है ना इंडिया की, जो वो है उनकी एजेंसी जो है, खुफिया एजेंसी राह है ना, तो राफेल इन्होंने बुलाया था, तो राफेल जहाज जो राफेल मंगवाया था उसका असल तर्जुमा यह राफेल। जी आप जारी रखें। साहब, इस तरह का हसास, खूबसूरत और टाइमिंग से भरपूर मिजाज मेरा ख्याल है पाकिस्तान नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि अब हम हिंदुस्तान की बातें करने लग गए हैं तो सब कॉन्टिनेंट में आप ही कर सकते हैं सिर्फ। ये नारा होना चाहिए, राफेल। जी सर, बहुत जबरदस्त है जी। अच्छा साहब, राफेल की हम बात कर लेते हैं खालिद साहब। बड़ी गीदर भभकियाँ जो मारी गई थी राफेल तैयारे की जब डील हुई थी, और नरेंद्र मोदी की जानिब से भी कहा गया था कि बहुत बड़ी डील है, इंडिया की सबसे बड़ी डील है, और आज हमने देखा कि महज 1 से 2 घंटे के अंदर 3 राफेल तैयारे मार गिराए गए। जी, ये वही राफेल तैयारा है जिसकी दुआ मांगी गई थी, या मोदी ने ख्वाहिश की थी कि वो हमारे पास होने चाहिए। और अगर 2019 में उन्होंने कहा था कि अभिनंदन का जब वाकया हुआ था, उन्होंने कहा था अगर हमारे पास होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। उनके साथ मुझे हमदर्दी है कि नतीजा तो मुख्तलिफ नहीं हुआ, और मुझे एक और वजह से भी मोदी से हमदर्दी हुई। वो इस वजह से हुई कि कितना बेबस वजीर आजम है जो 1000 जहाज खड़ा है, $75 बिलियन वो हर साल अपनी फौज को देता है, दुनिया में तीसरे नंबर पर डिफेंस की स्पेंडिंग है उसकी, अमेरिका और चाइना के बाद हिंदुस्तान की डिफेंस स्पेंडिंग है आधे से ज्यादा, तकरीबन या आधा एयरफोर्स को मिलता है उनकी। उसके बावजूद वो 1000 जहाज हैंगर में खड़े रहे या शेड्स में पेन में खड़े रहे, नेवी अपने समुद्रों में रही, आर्मी अपनी पोजीशंस में रही, और आपने छोटे छोटे मिसाइल लॉन्ग डिस्टेंस मार के हमारे मस्जिदों को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया। तो मैं नहीं पूछ रहा, ये हिंदुस्तान की कौम या अवाम पूछेंगे, जो आम आदमी है वो पूछेगा कि हमने अपना पेट का, वहां भी गुर्बत कहीं ज्यादा है मेजॉरिटी,
तो वो पूछेंगे, चाहे इकोनॉमी हुकूमत की ज्यादा, वो पूछेंगे कि हमने आपको इसलिए इतनी फंडिंग की थी अपनी एजुकेशन, अपने रोजगार और अपनी डेवलपमेंट पे कॉम्प्रोमाइज करके, कि आपने ये मिसाइल चलाए और उसके बाद इतनी जबरदस्त पनिशमेंट पाक फिजाइया ने हमें दी। मैं आपको बता सकता हूँ कि पाक फिजाइया हमेशा ही, गाजी साहब तो मेरे से ज्यादा हिस्ट्री जानते हैं, मैं जब से होश संभाला मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ पाक फिजाइया की, कि असगर खान से लेकर आज तक पाक फिजाइया की जितनी लीडरशिप रही है उसने 3 चीजों पर ही हमें जोर दिया। मैं नौजवान फाइटर पायलट था तब भी मुझे यही सबक याद था और आज भी मुझे सबक नहीं भूला वो। मैं जब नौजवान बना तो मुझे एमएम आलम से, हमारे मेस में रहते थे, पेशावर में मेरी पोस्टिंग थी, पहला मेरा स्क्वाड्रन था, नया नया अफसर, सेकंड लेफ्टिनेंट जिसको कहते हैं, तो वो एमएम आलम बैचलर थे, मैंने शादी नहीं की थी, वो मेस में 3 टाइम खाना खाते थे, हमारे साथ आते। मुझे तो ये ऑनर है कि हमने उनसे सीखा। और ये याद रखें कि उस वक्त भी वो हमें यही कहते थे कि अब नंबर लड़ना है तुम लोगों ने, तुम तादाद कभी पूरी नहीं कर सकोगे, एक तादाद नहीं पूरी कर सकोगे, जज्बा ईमान का बहुत जोर देते थे कि जज्बा ईमान है जो तुम्हें ऊपर लेके जाएगा। फिर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग दूसरी चीज सर फराज रफीकी का वाकया सुना दे जरा। सुबह सुबह मेरा ख्याल है वो आपके लोग परेशान को क्या क्या कहना चाहिए, उदास हो जाएंगे। आज तो दिन खुशी का है, सुबह चढ़ा से सब पूरे किसी और दिन के लिए अगर महफूज रखे, आपके लोग डिप्रेशन हो जाएंगे। मैं एक ऑफर कर रहा हूँ खालिद चिश्ती साहब, जो मोदी के लिए फाउंटेन हाउस में, उसके लिए मैं स्पेशल कमरा तैयार करवा देता हूँ। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, आपने कहा आप हमदर्द हैं उसके, तो उसके हमदर्द हैं तो उसको कहें फाउंटेन हाउस में डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा को मैं अभी फ़ोन करता हूँ और वो आए और उसका हम इलाज कराएं। जी नहीं, आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही पहचान लेंगे। अच्छा तो बदकिस्मती ये है कि ये बातें, मैं तो बड़ी छोटी सी हम्बल सी कैपेसिटी में, मैं 10 दिन से बातें कर रहा था और मुझे पता था व्हाट इज कमिंग, बिकॉज मैं देख के आया था। और वही हुआ, मुझे प्राइड ये हुआ है, प्राइड इस चीज में मैंने लिया है कि आज देखे पाक फिजाइया ने और पूरी अफवाज ने, लेकिन पाक फिजाइया ने खास तौर पर 5 जहाज, और छठे का भी इंतजार करें, मैं तो अभी भी वादा कर रहा हूँ कौम से कि इंशाल्लाह छठे की भी खबर आएगी। तो 6 जहाज ये और 2 अनमैन्ड उन्होंने गिराए हैं। इतना रिकॉर्ड इतनी जल्दी, आप सोचे लगा। मेरा कश्फ तो ये कह रहा है कि छठा भी गिर गया हुआ है, आप जरा कंफर्म जी मैं उसी प्रोसेस में हूँ जी, छठा कंफर्म करने का इंतजार कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि उन्होंने सुबह का इंतजार भी नहीं किया, सूरज चढ़ने से पहले जो लोग सो गए हैं, गाजी साहब तो जागते हैं, मुझे पता है, ताजुद और पढ़ते हैं, जो लोग आमतौर पे जल्दी सो जाते हैं। साहब तो कह रहे हैं आज रात में नहीं सोए। हाँ, रात गाजी साहब ने कहा कि आज रात यही सिचुएशन जो है ना वही देखते रहे। हम जाग रहे हैं इंशाल्लाह, आप और मैं जाग रहे हैं, ये कौम जाग रही है। मैं अर्ज करूं, मैं कल सुबह मॉर्निंग शो 9 o'clock से शुरू हुआ और अब तकरीबन 7:30 हो गए, मैं 1 मिनट के लिए नहीं सोया अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो सुबह मैंने जो गुजर गई है जगह, ऑलमोस्ट 22-23 घंटे हो गए, क्योंकि जब मैं रात सोने लगा था कुछ अपना होमवर्क करके और दिन का वाइंड अप करके, तो मुझे चैनल फोन आना शुरू हो गए। मैं उठाना नहीं चाह रहा था, मैंने कहा ये 1:30 बजे मुझे क्यों फोन कर रहे हैं। जब 2-3 आए तो मैं थोड़ा परेशान होकर उठाया कि खैरियत है, कि क्यों फोन किया जा रहा है, और कराची का नंबर था एक चैनल का। तो फिर मैंने उठाया तो उन्होंने कहा जी आपको पता चला है, तो देन मैंने अपना टीवी ऑन किया या अपना कंप्यूटर ऑन किया, तो सारा कुछ देखा कि हो चुका था। तो फिर जाहिर है मैं एक चैनल से दूसरे और स्विच कर रहा हूँ उस वक्त से। और कहना मैं ये चाह रहा था कि बुनियादी तौर पर ये देखिए कि जो लोग सोए हैं चैन की नींद, पाकिस्तान के लोग, वो आज चैन की नींद ही उठे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। उन्होंने वो वाली परेशानी नहीं देखी जो रात 1:30 बजे हमें पता लगा कि दुश्मन ने पहले हमला कर दिया, फिर हमें पता लगा कि पाक फिजाई एक्शन में आ गई है, और इससे पहले कि लोग उठें और अपने अपने दफ्तर में जाएं या काम से जाएं या बच्चे स्कूल जाएं, उससे पहले पाक फिजाई अपना हिसाब कर चुके। वाह। अच्छा, अभी जब खालिद साहब आपसे हम बात कर रहे थे तो उससे चंद मिनट पहले की खबर आई थी कि भारत की जानिब से शिकस्त तस्लीम की गई है। जो बॉर्डर सामने पाकिस्तान के बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, वहाँ पे उन्होंने सफ़ेद परचम लहरा दिया है। इसको कैसे देखते हैं आप? पहले भड़के मारना, हमले करना, जवाबी कार्रवाई होती है, तो फिर शिकस्त तस्लीम करते हैं और सफ़ेद परचम लहरा देते हैं। नहीं, ये कोई आइसोलेटेड वाकया हो सकता है, बिकॉज मैं अभी मैं दूसरा मेरा एक कंप्यूटर है राइट साइड पे, काफी बड़ी स्क्रीन है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं उस पे इंडिया टुडे देख रहा था। मैंने सोचा सारी रात हमने अपनी बातें सुनी और दूसरों की भी बातें सुने कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमने सबक सिखा दिया, ये जो मिसाइल मारे हमने सारे तबाह कर दिए जो दहशतगर्दों के अड्डे थे, अब पाकिस्तान याद रखेगा।
तो ये तो पाकिस्तान नहीं, अगर आप किसी न्यूट्रल एम्पायर को बुला लें और वही एयरफोर्स के जहाज गिन ले आके दोनों तरफ से, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन याद रखेगा, किसको याद रखेगा। लेकिन वो अपनी विक्ट्री का क्लेम कर रहे हैं। ये जो व्हाइट फ्लैग उठाने वाली है वो किसी चेक पोस्ट पे उस तरह हो तो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, पॉसिबली ये शायद मेरे से मिस हो गई होगी। लेकिन ये सबक सिखाना जरूरी था, ये आप सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, गाजी साहब भी जानते हैं कि ये सबक सिखाए बगैर झंडे नहीं लहराए जाते। दुश्मन को, खासतौर पे हिंदुस्तान को ये जोन था और ये गुरूर था कि मेरा इतनी बड़ी हेजमोनिक मेरी पावर है, मेरे इतने डिजाइन है, दुनिया सबसेर्वेंट है, सुपर पावर्स मुझे चाइना के मुकाबले में खड़े देखना चाहते हैं, तो मेरे पास तो इसमें ब्लैंक चेक है। और पाकिस्तान को ये आइडियल टाइम है सीधा कर देने का कि दुनिया, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत भी इतनी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, मगर ये आइडियल टाइम है कि दुनिया मेरी सपोर्ट में भागी भागी आएगी। पहले तो 15 दिन उनको वो शिकस्त एक किस्म का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर देखनी पड़ी। जब वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ी और उनको समझ नहीं आई कि अब लोगों को क्या करना है, तो फिर उन्होंने ये हाफ हार्टेड किस्म की, कि जिसको कहते हैं बुज़दिलाना ही कहेंगे, उसको ये अटेम्प्ट किया। बिकॉज जितना बड़ा ये मुल्क है, मैं बड़ा ग्रेसफुल, अगर अटैक भी करना है तो उसमें भी मैं ग्रेस देखना चाह रहा हूँ कि कोई जब मुकाबला करना है तो आप लड़ाई मेरिट पे करें, रूल्स ऑफ द गेम के तहत करें। अब ये नहीं आप मजाइल मार के अपने सारे लोगों को ये कन्विंस कर रहे हैं कि फलानी जो रिलीजियस पार्टी है या फलाना जो तरबियत कैंप है हमने वो उड़ा दिया है या वो उड़ा दिया है। मैं समझ रहा था कि इसमें ज्यादा ग्रेस होगा, और उससे देख लें वर्ल्ड ओपिनियन सारी इंक्लूडिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट सारों ने कहा कि ये शेमफुल एक्ट है और ये गलत किया हिंदुस्तान ने। हमें एथिकली, कानूनी तौर पर, फौरी तौर पर एक प्रिविलेज हासिल हो गया कि हमने रिटेलिएट करने का हक भी ले लिया और इंटेंसिटी और पनिशमेंट भी फिर हमने डिसाइड किए। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, हैविंग बीन फाइटर पायलट माय सेल्फ, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। हम 2.25 अरब के लोगों को इस खित्ते में हॉस्टेज नहीं बनाना चाहिए चंद बेवकूफ लोगों के फैसले का और इलॉजिकल उनकी लीडरशिप के या पॉलिटिकल मोटिव या इलेक्शन जीतने के किसी स्टंट के साथ नहीं मिलाना चाहिए। हमें ग्रो करना चाहिए। एक चीज मैं डाटा के साथ आपको साबित करता हूं आपके नाज़रीन के लिए। देखिए, ये सबसे ज्यादा डिसइंटीग्रेटेड रीजन है दुनिया का। रीजन मैं सोच समझ कर कह रहा हूं रीजन, वो कैसे? देखिए, अमेरिका और कनाडा अपने इतनी ट्रेड करते हैं, यूरोप अपनी ट्रेड करता है इतनी, आसियान मुल्क इतनी ट्रेडिंग करते हैं, अफ्रीका जैसे मुल्क और मिडिल ईस्ट जैसे मुल्क इतनी ट्रेडिंग करते हैं। आप यकीन करें कि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वो आपस में करते हैं। बिल्कुल, किसी खित्ते को उठा लें, वो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग आपस में करते हैं, फिर बाहर करते हैं। ये दुनिया का चौथाई पॉपुलेशन इस हिस्से में रहती है। हम लोग जो रहते हैं, सार्क मुल्क देख लेते हैं, जो 5-6 मुल्क हम हैं, जो तो इनइफेक्टिव है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, सार्क देख लेते हैं। हम 1/4 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, सोचे जरा 25%, और हम आपस में ट्रेड करते हैं 5%। सिर्फ वजह कौन सा मुल्क है? जाहिर है हिंदुस्तान, क्योंकि उसने किसी सूबे, किसी भी मुल्क के साथ बनाकर नहीं रखी हुई। दुनिया, इवन आसियान जैसे छोटे से मुल्क अपने एरिया में 10% करते हैं, हालांकि उनकी इकोनॉमी भी खास नहीं है, इंडस्ट्री भी उस तरह नहीं है जिस तरह हमारे इतनी इंडस्ट्री भी है, पॉपुलेशन भी है, टैलेंट भी है, स्किल भी है दोनों मुल्कों में। लेकिन हम किस तरफ ले गए हैं उसको? हॉस्टिलिटी, नेगेटिविटी, दुश्मनी, मारो मर जाओ, छोड़ दो, जिंदा गाड़ दो, फला कर दो, ये करो। ये इसका फ्यूचर नहीं है। अभी रियलाइज करें या ना करें, ये बहुत जबरदस्त मुअस्सर और टाइमली पनिशमेंट दी है पाक फिजाई ने। मेरा ख्याल है अभी भी हार जीत के चक्कर में पड़े बगैर इसे निकल के ये जेन्युइन सेंस में व्हाइट फ्लैग खड़ा करना चाहिए। अच्छा खालिद साहब, आप जैसे कि जिक्र भी कर रहे थे कि जो गुर्बत की लकीर है उससे बहुत एक कसीर तादाद में लोग हैं इंडिया में जो कि उससे नीचे हैं, और दूसरी जानिब भारत इस तरह के माहिदे कर रहा है, करोड़ों अरबों डॉलर के माहिदे कर रहा है। तो भारतीय लीडरशिप को अब ये क्या समझना चाहिए कि जंग हथियारों से नहीं जज्बे से लड़ी जाती है, और जब उनका बयानिया ही झूठ पर मबनी है तो फिर वो जज्बा कहाँ से आएगा? मुझे यही तो अफसोस हो रहा है कि ये 24 घंटे पहले समझ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। आज सुबह उठ के समझना तो कोई कमाल नहीं होगा, वो तो किसी बच्चे को भी समझ आ जाएगी कि जंग कोई हल नहीं है। लेकिन बड़े और दानिशमंद और दूरंदेश लोग वो होते हैं जो पहले से भांप लेते हैं कि चिश्ती साहब, आपको तो बहुत आपने करीब से देखा है, भारत की जो फौज है वो फौजी बेचारे जो उनको धकेला जाता है। हमारे जब नौजवान जाते हैं तो ये जज्बों के साथ छलांगे लगाते, दौड़ते, ऐसे लगता है ज़मीन पे इनके कदम नहीं है तो हवा में जाते हैं उछलते हुए, और उनको मजबूरन धकेला जाता है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। साहब, आपकी नौजवानी का मैं एक वाकया सुनाता हूँ, आपको अच्छा होश होगा। एयर मार्शल नूर खान जब एयरफोर्स चीफ थे, बहुत अच्छी तरह